बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस 23 का है। मैंने सारे क्वेश्चन चूज किए हैं, या तो वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। मैंने उसी क्वेश्चंस को चूज किया है ताकि साथ में आपके सामने स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चंस पहुंचे, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। हर क्वेश्चन एक क्वालिटी वाला क्वेश्चन ही आपके पास पहुंचना चाहिए। यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स ए एंड बी वाज सेपरेटेड। ए इल्यूटेड फर्स्ट, ए का इल्यूशन सबसे पहले होता है। अब गलती यहां पे भी हो सकती है, कई स्टूडेंट ने ए पर ही फोकस कर लिया होगा। नहीं साहब, क्वेश्चन तो देखो, उसने कहा ए इल्यूटेड फर्स्ट, दिस इंडिकेट बी हैज। हमें बी के बारे में बात करना है, हमें बी के बारे में बात करना है। तो थोड़ी सी मैं थ्योरी में लेना चाहूंगा जो एनसीईआरटी ने आपको दिखाया है। अगर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, क्योंकि ये उसने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बगल में ये डायग्राम बनाया है, मैं वहीं से समझाता हूं, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये बेस लाइन है जहां पर जो मिक्सचर है, जिसमें डिफरेंट कंपाउंड हैं, उनका मिक्सचर यहां पे लगाया जाता है। बेस लाइन थोड़ा सा अपन ऊपर लगाते हैं और यहां पर आपके सामने इसको सॉल्वेंट में रखते हैं। उस सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं इलुएंट, मोबाइल फेज। ये इलुएंट ऊपर चढ़ता है, उसी के साथ साथ ये मिक्सचर भी ऊपर चढ़ता है। अगर इसमें डिफरेंट कंपोनेंट हैं, ए बी सी डी मान लो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू मान लो, तो जिसका स्टेशनरी फेज, इसके ऊपर स्टेशनरी फेज जो कि आपके सामने सिलिका या एल्युमिना का एक लेप लगा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, उस पर लेप लगाते हैं तो जो बहुत तेजी से मोबाइल फेज के साथ ऊपर चला जाएगा, उसका मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन सिलिका फेज के साथ या स्टेशनरी फेज के साथ या एडजॉर्बेंट के साथ उसका क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। और जो सबसे नीचे रहेगा, मतलब वो स्टेशनरी फेज से ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, मोबाइल फेज से कम अट्रैक्शन रखता है। तो हम आरएफ वैल्यू से ये पता कर लेंगे कि कौन सा जो है, किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा है, किसका एडजॉर्प्शन कम है स्टेशनरी फेज से। फॉर एग्जांपल, जो रिटार्डेशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर होता है, आरएफ होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन। बेसलाइन से सब्सटेंस, जैसे सब्सटेंस आपके सामने ये मिक्सचर का एक कंपोनेंट आ गया एक्स, अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन। सॉल्वेंट फ्रंट आपके सामने ये है वाई, और हमें पता है सॉल्वेंट का मूवमेंट ज्यादा होगा कंपाउंड के मूवमेंट से, तो यानी नीचे वाली मंजिल हमेशा ज्यादा होगी। इसीलिए आरएफ वैल्यू की वैल्यू जो होती है इन बिटवीन 0 to 1 आती है। अगर आइडियल मान ले तो 1 बोलेंगे, लेकिन आइडियल चीज केवल कहने के लिए होती है। तो एक बात और सुनो, कभी अगर आरएफ वैल्यू का क्वेश्चन आपके सामने न्यूमेरिकल में आ जाए कि आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करो, तो याद रखना आरएफ वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। उस ऑप्शन को पहले टिक मत करना, कट कर देना, सीधे कट कर देना उसको। आरएफ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अब बताओ, अगर x की वैल्यू ज्यादा है तो आरएफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, 1 के पास होगी। और x की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब x का मूवमेंट ज्यादा होगा। x का मूवमेंट ज्यादा कब होगा, जब स्टेशनरी फेज से उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। स्टेशनरी फेज से कम एब्जॉर्ब होगी, स्टेशनरी फेज से उसका इंटरेक्शन कम होगा, मोबाइल फेज से उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा। यानी कह सकते हैं अगर उसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा है, एड्जॉर्प्शन ज्यादा का मतलब स्टेशनरी फेज से अट्रैक्शन ज्यादा होना, एड्जॉर्प्शन ज्यादा है तो उसका मूवमेंट कम होगा, तो एक्स की वैल्यू कम होगी। एक्स की वैल्यू कम होगी तो आरएफ की वैल्यू भी क्या होगी, आरएफ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सुनो, एड्जॉर्प्शन ज्यादा, एड्जॉर्प्शन ज्यादा का मतलब मूवमेंट कम, मतलब एक्स की वैल्यू कम, मतलब आरएफ की वैल्यू कम। तो आपके सामने रिलेशन आ गया, एड्जॉर्प्शन ज्यादा तो आरएफ की वैल्यू कम। इसी चीज को आपके सामने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बताया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर सॉल्वेंट लिया, यहां पर जो हमने बात करी है नीचे से ऊपर जा रहा है सॉल्वेंट, लेकिन यहां सॉल्वेंट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। सॉल्वेंट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस बी प्लस सी ले लिया गया। यहां पर एडजॉर्बेंट यानी स्टेशनरी फेज है आपके सामने, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो देख रहे हैं बी प्लस सी ए का इल्यूशन ज्यादा हो रहा है, आसानी से सॉल्वेंट के साथ आ रहा है, बी और प्लस सी पीछे है। थोड़ी देर के बाद देखा जाए तो ए इल्यूटेड फर्स्ट, ए सबसे पहले आ रहा है, ए इल्यूटेड फर्स्ट, देन फाइंड आउट अबाउट बी। बी धीरे धीरे आ रहा है, यानी बी का स्टेशनरी फेज से एडजॉर्प्शन ज्यादा है। एडजॉर्प्शन ज्यादा मतलब आरएफ वैल्यू कम, हो गया आंसर। तो बस आंसर देख लो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है बेटा कि वीकर इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज, इसलिए ये इल्यूटेड फर्स्ट। और ये लिख रहा है बी आसानी ऊपर से नीचे आ रहा है, बी धीरे धीरे आ रहा है, यानी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज।
एडजॉर्प्शन ज्यादा तो आरएफ वैल्यू कम। अब आंसर देख लो, यानी ए इल्यूटेड फर्स्ट, दिस इंडिकेट बी, यानी बी का इल्यूशन तेज नहीं हो रहा, यानी उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा है। एडजॉर्प्शन ज्यादा है तो आरएफ वैल्यू क्या होगा, कम। तो लिखा है लो आरएफ स्ट्रॉन्गर एडजॉर्प्शन। क्या बेहतरीन क्वेश्चन, जेईई मेंस 23 में आया हुआ है, एनसीईआरटी से लिया भी गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए साहब, आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। आरएफ वैल्यू पर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मैंने टेस्ट में पूछा भी है, उसको आप रिवाइज भी करना। नाउ ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 23 का है, बहुत ध्यान से देखें। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कहता है ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज A इज मोर देन B इज मोर देन C। ठीक है, अभी बात करते हैं। अगर हम इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें पता है Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है, Cl का -I लगता है, फ्लोरीन का भी -I लगेगा, लेकिन CH3 का यहां पर +I लगेगा। +I से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, बिकॉज अगर हम बात करें तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू होता है -I इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है +I इफेक्ट। +I से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। चलो साहब, अब सर लेकिन फ्लोरीन का तो -I क्लोरीन से ज्यादा होता है, यस ज्यादा होता है, लेकिन आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। माना कि फ्लोरीन का -I क्लोरीन से ज्यादा होता है, लेकिन यहां डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण अब यहां पर इसका जो -I होगा वो मिनिमम हो जाएगा और इसका -I यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। पास है बेटा, पास है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके सामने ये बनेगा, एकदम सही है, असर्शन तो सही है। रीजन कह रहा है फ्लोरो इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप। हाँ सही है, हाँ सही भाई, फ्लोरीन जो होता है उसका -I क्लोरीन से ज्यादा होता है, ये तो बात सही है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर आ गया जिसने नेट इसका -I कम कर दिया डिस्टेंस बढ़ने के कारण। तो रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन ऊपर वाले असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब आपका आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिकॉज करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होता जब वो डिस्टेंस फैक्टर को यूज करके बताता कि नेट जो है वो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन की अपेक्षा क्या हो चुका है, कम हो चुका है, डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा थर्ड। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए साहब, नौ प्यारा क्वेश्चन NSEGS 2025 ओलंपियाड का क्वेश्चन है, भले जूनियर लेवल का है लेकिन प्यारे क्वेश्चन अच्छा है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द गिवन रिएक्शन इज, टोटल वैल्यू ऑफ X की वैल्यू। तो आपके सामने NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, एंड फॉर योर रिवीजन मैं एक बार फिर लेकर आया हूं। समरी क्या है कि कोई भी, मैंने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्यों, एक बार पूरा आपको रिवाइज करा दिया जाए। कौन से एसिड एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, कौन सोडामाइड के साथ, और कौन सा मॉलिक्यूल या कंपाउंड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। तो याद रखना, ऐसा कोई भी एसिड, प्रोटिक एसिड आपके सामने ले लिया, ऐसा कोई भी एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा हो, वाटर से ज्यादा हो, बिकॉज OH माइनस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा, तो अपन H2O से कंपेयर करते हैं। दुनिया का कोई भी एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होता है, प्यारे बच्चों, दैट एसिड रिएक्ट्स विद NaOH। मैं इधर लिख देता हूं, रिएक्ट्स विथ आर soluble in aqueous NaOH। तो यानी आपको कंपेयर वाटर से करना होगा। HCO3 माइनस H+ के साथ रिएक्शन करके बनाएगा, एसिड बेस रिएक्शन करके H2CO3। तो यहां कंपेरिजन आपको H2CO3 से करना है। दुनिया का कोई भी एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होता है, तो दैट एसिड रिएक्ट्स विथ आर soluble in aqueous
NaHCO3 and produces CO2 gas, and that CO2 comes from बाइकार्बोनेट NaHCO3। प्यारे बच्चों, ये NaCO3 से होता है बिकॉज बेटा उसमें H2CO3 बनता है और ये H2CO3 टूट जाता है CO2 प्लस वाटर में। और ये जो कार्बन आया है आपके सामने, CO2 का C कार्बन आया है, वो आपके सामने यहीं से आता है बेटा, बाइकार्बोनेट से साथ आता है। तो जो एसिड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट CO2 कम्स फ्रॉम बाइकार्बोनेट। एसिड से नहीं आता है, बाइकार्बोनेट से आता है। चलिए साहब, नेक्स्ट है, जिस एसिड की, इधर लिख रहा हूं, जिस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, अब NH2- H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। यानी अमोनिया से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है तो रिएक्ट्स विथ सोडामाइड NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा। और बाकी कंपेयर तो आप कर ही लोगे। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा कंपाउंड विथ एक्टिव और एसिडिक H, जिसके पास एक्टिव या एसिडिक H होता है। एक्टिव H हम देख सकते हैं, जो 3 या 3 से ज्यादा ईएन वाले एटम के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसे एक्टिव H बोलते हैं। बाकी एसिडिक H भी हो, वो भी आपके सामने रिएक्शन कर जाएगा सोडियम मेटल के साथ और वो आपके सामने गैस देता है, H2 गैस देता है, H2 गैस। पूरा रिवीजन आपके सामने करा दिया। अब अगर हम आपके सामने बात करें H2CO3 से, क्योंकि अपन का क्वेश्चन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो ये आपके सामने दिस इज द पैरानाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, अरे फिनॉल है। याद करने का तरीका है पियो मत फिनॉल। बेटा ये याद रखना, एग्जाम में गलती हो सकती है। क्लास में समझाया गया है कि ऑर्डर कैसे आता है, लेकिन ऑर्डर याद होना चाहिए। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा वाले का कंपेरेबल होता है H2CO3 के साथ, तो ये इसके साथ CO2 गैस दे देता है, रिएक्शन कर जाता है NaCO3 के साथ रिएक्शन करके। और अगर 2 नाइट्रो आ जाए आर्थो और पैरा पे, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है और इससे भी ज्यादा जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ वो आपके सामने होता है पिक्रिक एसिड की। ये आपके सामने है OH, यहां पे आपके सामने NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2। दिस इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज कॉल्ड एज ए पिक्रिक एसिड। बहुत ध्यान सुनना, पिक्रिक एसिड। तो अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस देंगे, साथ में ये भी आपके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस देगा। IIT में क्वेश्चन आ चुका है, कंपेरेबल होता है H2CO3 से एसिडिक स्ट्रेंथ। कुछ रिवीजन हमने आपको करा दिया। अब क्वेश्चन यहां पे आया, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम ड्यूरिंग द गिवन रिएक्शन, यानी इसमें से वो एसिड देखना है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा हो। तो सल्फोनिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बिकॉज इसके कॉन्जुगेट बेस में 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। 3 QERS क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी पास हो जाएगा, एकदम पास हो जाएगा, ये भी होता है। H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। लेकिन फिनॉल बेटा ध्यान सुनना, ये भी आपके सामने, अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं आपके सामने, ध्यान से देखना, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात आपके सामने करता हूं, इसमें भी फिनोलिक कंपाउंड है, ये भी फिनोलिक कंपाउंड है, लेकिन देखना इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन जो हमने आपके सामने वहां पर ले रखा है, आप देखेंगे ये फिनॉल वाला कंपाउंड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं रखता है, और ये तो बेटा sp कार्बन वाला एल्काइन जो है, ये भी टर्मिनल एल्काइन भी नहीं रखता है। तो केवल 2 ही हैं जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा है। तो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द सेकंड। प्यारा क्वेश्चन, 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये भी क्वेश्चन बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर क्वेश्चंस नीट 25 में भी आया था, जेई में भी आ चुका है, ओलंपियाड में भी आ चुका है, 25 में मोर देन 1 टाइम्स आ चुका है। तो फॉर द कंपाउंड्स गिवन बिलो द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, जब CH बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता है, बॉन्ड एनर्जी की बात करता है, तो प्यारे बच्चों हमें वहां पे फ्री रेडिकल बनाकर जवाब देना होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो हमें फ्री रेडिकल बनाना होता है, क्योंकि ये चीजें होती हैं कि मान लीजिए हमारे सामने AB बॉन्ड है और इसके बीच में ये इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको कितनी एनर्जी दी जाए
जिससे बी का इलेक्ट्रॉन उसको और ए का इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो जो यहां पे एनर्जी दी जाती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। इसे हम बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो उसने जिस CH बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी है, हमें उस CH बॉन्ड को तोड़ना है, वहां रेडिकल सोचना है और सुनना, जो रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी आसानी से बनेगा, यानी वो CH बॉन्ड उतनी आसानी से टूट जाएगा। और अगर वो आसानी से टूट जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड जो कम हुई वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, यानी अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अगर आप यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ते हैं और यहां रेडिकल सोचते हैं तो प्यारे बच्चों sp2 कार्बन पर, याद रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर बनने वाला रेडिकल जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। या फिर आपके सामने ये भी रेडिकल जो होता है ये क्या है, अनस्टेबल होता है। तो प्यारे बच्चों ये तो बनना ही नहीं चाहेगा, यानी बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी, यानी इसका जो बात किया जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। अगर हम यहां की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके सामने C लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, ये आपके सामने B लिखा हुआ है, ये आपके सामने A लिखा हुआ है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहां रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यस, इस रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहां रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल इस रिंग से भी और इस रिंग से भी ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस यहां ज्यादा है, तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल ये बनेगा, यानी सबसे वीक बॉन्ड होगा ये बॉन्ड, सबसे वीक बॉन्ड, इन सभी में सबसे वीक बॉन्ड होगा, बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो अगर आप बात करें फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड आपका ज्यादा वीक है, तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड ये होगा, आसानी से टूटेगा नहीं। कौन सा, कार्बन और HC के बाद, उसके बाद ये वाला आएगा A वाला और उसके बाद आएगा B वाला। तो आंसर हो गया आपके सामने फोर्थ ऑप्शन हो गया। अगर हम बात करते हैं कि CH बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वही वाली बात हो गई, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड आपके सामने क्या हो गया, दिस इज द स्ट्रांग बॉन्ड, बहुत ज्यादा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, और ये आपके सामने जो होगा वो इन सभी में वीकेस्ट बॉन्ड होगा, सबसे वीक बॉन्ड ये होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी देखिए, ओलंपियाड का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ फिनॉल गिब्स। अगर हम बात करते हैं तो हमारे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में जाएंगे, रिएक्शन विथ मेटल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जब हम प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये है आपके सामने RX एल्काइल हैलाइड, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Mg एंड ड्राई ईथर, ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि मैग्नीशियम आपका एक्टिव मेटल होता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ड्राई ईथर लेते हैं। तो तरीका क्या है, RX के बीच में Mg ले जाओ और बना दो, आपके सामने बन गया RMgX। क्या डिफरेंस आया, एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन होता है उस पर आपके सामने चार्ज क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना आपके सामने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने जैसे बनाया, ये आपके सामने हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और En जो होती है वो कार्बन की मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, तो इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस। देखिए तुरंत चेंज हो गया, केटायन से एनायन नेचर का वो कार्बन बन गया। अब ये एनायन जो है वो दो तरह से काम कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेस। तो R माइनस आपके सामने बिहेव कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एज ए बेस। अगर इसको एक्टिव या एसिडिक H मिल गया, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। तो Grignard reagent are highly reactive and reacts with any source of proton to give hydrocarbon। कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन आ जाए तुरंत उसके साथ रिएक्शन करके, यानी मैं अगर आपसे बात करूं कि ये यहां पे बना हुआ है दैट इज RMgX, जैसे ही वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ वो आपके सामने एक्टिव H है, एसिड बेस रिएक्शन करके RS टाइप का एल्केन बना लेगा।
proton to give hydrocarbon. Even water, alcohol, amines are sufficiently acidic to convert them to corresponding hydrocarbon. और इसको बोलते हैं जेरेविटनॉफ मेथड, जो कि एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव और एसिडिक एच होता है। किसी कंपाउंड में एक्टिव एसिडिक एच है, उसे पता करने के लिए हम इस रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ C6H5MgBr, तो मैंने लिख दिया C6H5MgBr। ये बॉन्ड जो होता है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। अब इसकी रिएक्शन उसने करा दी किसके साथ प्यारे बच्चों, फिनॉल के साथ। फिनॉल एसिडिक इन नेचर, इसके पास प्यारे बच्चों ये क्या है, एसिडिक एच है। और यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये कार्बन पर चार्ज क्या आएगा, माइनस। और यहां पर हो गया आपके सामने एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो आपके सामने बन गया C6H6 प्लस, आप इधर बात कर सकते हैं क्या है, Mg। ये आपके सामने, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं PHO, और यहां लिख दिया आपके सामने दैट इज द Br। ये बना। तो आपके सामने देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मेशन होगा तो आंसर हो गया आपके सामने दैट इज द 1। प्यारा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।